वेलकम टू आर्यव्रत इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आइए जानते हैं संक्षिप्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतिहास। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतिहास में 1946 से लेकर के 1956 का जो पीरियड है इसे हम बोलते हैं बर्थ पीरियड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि इस पीरियड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कॉन्सेप्चुलाइज किया जा रहा था। 1956 के पहले किसी को भी यह अंदाज़ा नहीं था कि मशीन्स को भी मानव जैसी सोचने की क्षमताएं प्रदान की जा सकती है, मशीन्स भी मानव के जैसे इंटेलिजेंट काम कर सकती है। इसीलिए इस पर्टिकुलर पीरियड में इन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुए कि हाँ, कोई मशीन को भी मानव के जैसे सोचने वाली क्षमताएं प्रदान कर सकते हैं, विकसित किया जा सकता है। 1956 में एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुआ या टर्निंग पॉइंट आया इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम बोलते हैं डार्माउथ कॉन्फ्रेंस, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को कॉइन किया गया। और 1956 के बाद से लेकर के 1974 के पीरियड के बीच में बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में, इसीलिए हम इसे बोलते हैं द गोल्डन ईयर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन 1974 में किसी कारणवश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को रोक दिया गया और ये रुकावट चली 1980 तक। इसीलिए 1974 से 1980 के बीच में एआई की फील्ड में बहुत कम रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुए और इसीलिए इसे हम बोलते हैं एआई विंटर्स। 1980 से लेकर के 1987 तक दोबारा से एआई की फील्ड में बूम आया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस फील्ड के अंदर में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। लेकिन 1987 में फिर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को रोक दिया गया और ये रुकावट चली फिर से 1994 तक। इसी पीरियड को हम बोलते हैं सेकेंड एआई विंटर्स। 1994 से टिल प्रेजेंट डेट वी कॉल इट एज मॉडर्न एज इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पर अभी तक भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एआई इज गोइंग ऑन और बहुत सारे ऐसे काम जो एआई की मदद से आसान किए जा रहे हैं, जैसे कि आपके मोबाइल के चैट असिस्टेंट्स हों या फिर सोफिया और सैम जैसे रोबोट्स हों, जिनके बारे में हमने जानकारी पहले भी ली है, जो कि एक ह्यूमनाइड रोबोट के तौर पर काम कर रहे हैं और मानव के जैसे सोचने वाली क्षमताएं भी रखते हैं। तो आइए जानते हैं इसी संक्षिप्त इतिहास को थोड़ा सा डिटेल में, जो कि हमारी एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी रहे और साथ ही साथ एमपीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा के लिए भी हमें कुछ तथ्य मिले जो कि प्रीलिम्स परीक्षा में हमें उपयोग में आएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले 1950s में एलन ट्यूरिंग नामक एक साइंटिस्ट ने अपने रिसर्च पेपर कंप्यूटिंग मशीन्स एंड इंटेलिजेंस में एक टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट एक ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से हम ये पता लगाते हैं कि कोई भी मशीन केपेबल है क्या ह्यूमन के जैसे सोचने में, क्या कोई मशीन इतनी इंटेलिजेंट है या उसके पास क्या थिंकिंग पावर है कि मानव के जैसा सोच सके। ये ट्यूरिंग टेस्ट की मदद से किया जाता है। ट्यूरिंग टेस्ट को स्टार्टिंग में हम कहते थे इमिटेशन गेम और इस टेस्ट को डेवलप करने वाले व्यक्ति हैं एलन ट्यूरिंग। इसी टेस्ट के फॉर्मेट में कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसे उस कंपटीशन के विजेता को हम एक प्राइज़ देते हैं जिसका नाम है लोबेनर प्राइज़ और ये कंपटीशन 1990 से चला आ रहा है। 1955 में एक और टर्निंग इवेंट आया जहां पर लॉजिक थ्योरी मशीन या लॉजिक थ्योरिस्ट नामक एक प्रोग्राम डेवलप किया गया और इसी प्रोग्राम को बोलते हैं फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम डेवलप किया था एलन न्यूवेल, हर्बर्ट साइमन और क्लिफ शॉ ने। इस प्रोग्राम की मदद से ऑटोमेटेड रीजनिंग परफॉर्म की जा सकती थी और लॉजिक बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम इस प्रोग्राम की मदद से किया गया। खैर, ये बड़ा ही प्रिमिटिव सा प्रोग्राम था एआई की फील्ड की अगर हम बात करें तो, लेकिन फिर भी एआई की फील्ड में ये पहले स्टेप्स थे, इसीलिए इसे फर्स्ट एआई प्रोग्राम का दर्जा भी दिया जाता है। इसके बाद 1956 से लेकर के 1974 तक का जो पीरियड है इसे हम बोलते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ एआई, जैसे कि हमने अभी भी जाना, क्योंकि इस पीरियड के दौरान में डार्पा जैसी एजेंसीज ने बहुत सारा पैसा लगाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। डार्पा क्या है? डार्पा इज़ अ डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो कि यूएस की एक एजेंसी है डिफेंस की फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए। और डार्पा के उस समय के हेड जो थे दैट वाज लिकलाइडर साहब, और लिकलाइडर साहब जो उन्होंने बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट की मदद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जिसमें से एक जॉन मैकार्थी भी थे। 1956 में एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्निंग इवेंट आया जिसे हम बोलते हैं डार्माउथ कॉन्फ्रेंस, और इस डार्माउथ कॉन्फ्रेंस में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक शब्द को पहली बार कॉइन किया गया और कॉइन करने वाले व्यक्ति थे जॉन मैकार्थी।
इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस की कुछ फेमस पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी एकत्रित की है। सबसे पहले पार्टिसिपेंट है मार्विन मिन्स्की। मार्विन मिन्स्की ने 2 किताबें लिखी हैं जो कि जुड़ी हुई हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में। एक है द सोसाइटी ऑफ माइंड एंड द सेकेंड वन इज़ द इमोशन मशीन। साथ ही इन्होंने एक रोबोटिक आर्म डेवलप किया जिसका नाम है द बेलग्रेड हैंड। सेकेंड पार्टिसिपेंट थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज जॉन मैकार्थी, जिन्हें हम एआई के जनक के नाम से भी जानते हैं, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन्होंने सबसे पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शब्द जो है वो दुनिया को दिया, या फिर ही कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बनाई जिसका नाम है LISP, लिस्ट प्रोग्रामिंग, है ना। और यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है एआई की फील्ड में प्रोग्राम्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तीसरे इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट थे हर्बर्ट साइमंड और चौथे पार्टिसिपेंट थे एलन न्यूएल। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग पार्टिसिपेंट्स थे जिनके बारे में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। तो आगे थोड़ा सा इतिहास में हम बढ़ते हैं। आगे इतिहास में अगर हम बढ़ें तो 1959 में हर्बर्ट साइमंड और एलन न्यूएल ने एक जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर डेवलप किया। जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर जो है एक लॉजिक थ्योरी मशीन का जो हमने बात की थी वैसा ही प्रोग्राम है, लेकिन ये मीन्स और एंड्स पे काम करता है। खैर हमारे लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, लेकिन जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर के बारे में अगर हम नॉर्मल सी बात करें तो जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर ऑल्सो सॉल्व्ड लॉजिकल प्रोग्राम्स। वो एक वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स को, जिस तरीके से मानव सोचते हैं वैसे ही वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया था हर्बर्ट साइमंड और एलन न्यूएल के द्वारा। 1959 में ही आर्थर सैमुअल्स ने एक टर्म कॉइन किया जिसका नाम है मशीन लर्निंग। इस मशीन लर्निंग नामक शब्द के बारे में हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो बनाया है उसमें बात की है। जिस किसी ने भी वो लेक्चर नहीं देखा हो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किए जा रहे आई बटन पर क्लिक करके उस लेक्चर को देख सकता है। इसी समय पर 1959 में आर्थर सैमुअल्स ने एक प्रोग्राम क्रिएट किया जिसका नाम था चेकर्स गेम प्रोग्राम। चेकर्स गेम प्रोग्राम एक गेमिंग प्रोग्राम है, चेस के जैसा गेम था जिसको खेलने के लिए उन्होंने प्रोग्राम डेवलप किया था। ये प्रोग्राम जो है इट वाज फर्स्ट सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड, विच वॉज वन अमंग द फर्स्ट सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि मशीन लर्निंग के मॉडल पर बेस्ड था। मशीन लर्निंग क्या है इसके बारे में हमने जानकारी ऑलरेडी ले रखी है, आप उस लेक्चर को जा करके देख सकते हैं वीडियो गैलरी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1961 की। तो 1961 में IBM शूबॉक्स आया। IBM शूबॉक्स जो है वो ऑपरेशन बाय वॉइस कमांड कर सकता था, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता था। पहली चीज़ ये पर्टिकुलर जो प्रोग्राम था, और ये वॉइस कमांड के माध्यम से अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता था। वॉइस कमांड मतलब कि जैसे मैं बोल करके उनको बोलूँ कि प्लीज़ ऐड 1 + 2 या ऐड 1 to न्यूमरल 2, तो इस तरीके से वो 9 डिजिट्स तक के डिजिट्स पहचान सकता था, 0 to 9, और कुछ स्टैंडर्ड अर्थमेटिक ऑपरेशंस को भी वो पहचानता जिसको वो वॉइस कमांड के माध्यम से परफॉर्म कर सकता। तो ये भी एक यूनिक चीज़ है। खैर आज की भाषा में अगर हम देखें या आज की सदी में हम देखें तो कोई नई बात हमारे लिए नहीं रह गई, लेकिन उस समय पर ऐसा कुछ भी करना एक बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट था। 1966 में एक रोबोट डेवलप किया जिसका नाम है शैकी द रोबोट। शैकी रोबोट जो है फर्स्ट जनरल पर्पस मोबाइल रोबोट है विच वॉज बेस्ड ऑन AI। पहला जनरल पर्पस मोबाइल रोबोट है जो कि AI पर बेस्ड है, जिसको डेवलप करने वाले का नाम है चार्ल्स रोजन। इसके बाद में 1966 में ही एक और रोबोट डेवलप हुआ। दिस वॉज नॉट अ रोबोट कम्प्लीटली, इट वॉज अ चैट बॉट जिसका नाम था एलिजा चैटबॉट। जैसे आज भी आप देखते हैं SBI का एक ईला चैटबॉट है, वैसे ही अमेज़ॉन का एक चैटबॉट है। बहुत सारे अलग अलग चैटबॉट्स हमने डेवलप किए हैं। ये एक तरीका का चैटबॉट था एलिजा, जो कि कॉन्वर्सेशनल थेरेपिस्ट था। कॉन्वर्सेशनल थेरेपिस्ट का मतलब है कि इनसे आप कुछ भी बात कर सकते हैं, ये रिप्लाई करेंगे उधर से, सामने से ये बॉट जो है रिप्लाई करेगी, आपकी समस्या सुनेगी और उसको रिप्लाई करेगी बेसिकली। तो एक तरीके से साइकोथेरेपिस्ट के लिए इसको यूज़ किया जाता था। MIT ने डेवलप किया था, और इस MIT के अंदर में भी एक साइंटिस्ट का नाम फेमस है जोसेफ विजनबॉम, जिन्होंने इस पर्टिकुलर चैट बॉट को डेवलप करने का काम किया। आज भी आप अगर चाहें तो एलिजा रोबोट जो है आप सर्च करेंगे तो एलिजा रोबोट, एलिजा चैट बॉक्स खुल जाएगा। आप उसमें आपके सवाल पूछेंगे, सामने से रोबोट जवाब देगा। जनरल से जवाब होंगे, बड़ा प्रिमिटिव सा रोबोट चैट बॉक्स इस समय पर ये बनाया गया था। इसके बाद में 1972 में वेबॉट आया, WA बॉट, जो कि वर्ल्ड का पहला फुल स्केल इंटेलिजेंट होमोनॉइड रोबोट था। फुल स्केल इंटेलिजेंट होमोनॉइड रोबोट मतलब कि एक पूरा होमोनॉइड मतलब मानव के जैसा दिखने वाला और इंटेलिजेंट भी, ठीक है, जो मानव के जैसे सोचने की क्षमता कुछ हद तक रखता हो। इसके बाद में 1974 से तो पूरी तरह से
काम एआई की फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम रुक गया, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर पीरियड को हम बोलते हैं फर्स्ट एआई विंटर्स। और ये काम क्यों रुका? बिकॉज ऑफ क्रिटिक्स, सेटबैक्स, बहुत कम सक्सेस और बहुत कम प्रोग्रेस हो पा रहा था। फंडिंग और प्रोजेक्ट जो है वो रोक दिए गए थे, डार्पा ने फंडिंग करना रोक दिया था एआई की फील्ड में, और इसीलिए ये पर्टिकुलर फील्ड जो है वो एआई के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक रहा है। एआई की फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस फील्ड में रुक गए और एआई विंटर्स के नाम से इस पीरियड को हम जानते हैं 1974 टू 1980। इसके बाद में अगेन 1980 से 1987 के बीच में एआई बूम। इस पर्टिकुलर पीरियड को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम्स। अब ये एक्सपर्ट सिस्टम भाई साहब क्या चीज़ है? एक्सपर्ट सिस्टम एक ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं, और ये प्रोग्राम को एक एबिलिटी देता है डिसीजन मेकिंग की। अब ये डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी मतलब कि ह्यूमन जैसी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ प्रोग्राम के अंदर डेवलप होगी, और ये एक्सपर्ट सिस्टम जो है ये अडॉप्ट होने चालू हो गए बहुत सारे कॉरपोरेशंस के द्वारा वर्ल्ड वाइड। फर्स्ट एक्सपर्ट सिस्टम जो डेवलप हुआ था उसका नाम है डेंड्रल, और इस एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलप किया था एडवर्ड फिगनबम ने, जिसको हम फादर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम्स के नाम से भी जानेंगे। इसके बाद में 1980s में एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप किया गया जिसका नाम था R1XCON। ये R1XCON जो है प्रोडक्शन रूल बेस्ड सिस्टम था, और इस प्रोडक्शन रूल बेस्ड सिस्टम का काम क्या था? जैसे कि आप कभी कंप्यूटर की दुकान पर जाते हैं तो आप उनको बताते थे, पहले पुराने ज़माने की बात करते हैं जब कंप्यूटर असेंबल किए जाते थे कि मुझे ये कार्य करना है और इस काम के लिए मुझे कंप्यूटर का रिक्वायरमेंट मुझे ये चाहिए, या फिर मुझे इस कार्य के लिए कंप्यूटर बनवाना है, आप असेंबल करके दीजिए। तो कंप्यूटर की दुकान वाले को घंटों मेहनत करके वो कॉन्फ़िगरेशन तैयार करना पड़ता था कि कितने गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर लगाऊं, कितने गीगाहर्ट्ज़ का मतलब कितने MB की रैम लगाऊं, क्योंकि उस समय तो MB में ही चलती थी रैम। तो ये सब चीज़ें जो उस समय पर करनी पड़ती थी, इसलिए कस्टमर रिक्वायरमेंट को सही तरीके से समझकर कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने के लिए R1XCON नामक एक एक्सपर्ट कॉन्फ़िगरर तैयार किया गया, जो कि एक तरह का एक्सपर्ट सिस्टम था। यही बेस था, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो मानव की ज़रूरतों को समझ रहा है, और उसके अनुसार जो है वो एक मशीन तैयार करके, एक कॉन्फ़िगरेशन तैयार करके सिस्टम का हमको दे रहा है, इसलिए ये भी एक तरह का एआई बेस्ड प्रोग्राम मान सकते हैं। इसके बाद सेकंड एआई विंटर स्टार्ट हुए 1987 से लेकर के 1992 के बीच में, और 1992-1994 तक ये एआई विंटर्स चले। 1994 के बाद में वापस से तुरंत जो है रफ्तार पकड़ ली गई एआई की फील्ड में, और अभी तक वो रफ्तार नहीं रुकी। 1994 में ट्विन रोबोटिक कार डेवलप किया गया, मतलब दो रोबोटिक कार्स थी, एक का नाम था VAMP और दूसरे का नाम था वीटा सेकंड। अर्नेस्ट डिकमैन्स और डेमलर बेंज, जिसको हम मर्सिडीज बेंज के नाम से भी जानते हैं आज की तारीख में, इन दो कंपनीज़ ने ये पर्टिकुलर जो रोबोटिक कार्स है इसको डेवलप किया, और इन दोनों रोबोटिक कार्स ने साथ साथ चलते हुए 1000 किलोमीटर पेरिस के 3 लेन हाईवे पर कवर किए, और वो भी कितनी स्पीड पे? 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे, और स्टैंडर्ड हैवी ट्रैफिक्स के बीच में। और ये ऑटोमेटेड कार थी विदाउट पैसेंजर, मतलब एक तरीके से पैसेंजर्स को चलाना नहीं है उस कार को, विदाउट ड्राइवर। पैसेंजर्स बोर्ड पे थे लेकिन विदाउट ड्राइवर इस कार ने इतने किलोमीटर की स्पीड पे पेरिस के 3 लेन हाईवे पे स्टैंडर्ड ट्रैफिक के बीच में दोनों कार जो है 1000 किलोमीटर तक चलती रही। तो ये ऑटोमेटेड कार्स थी, सेल्फ ड्रिवन कार्स थी, जिसके लिए कोई भी ड्राइवर की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके बाद में 1997 में IBM ने एक सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम था IBM डीप ब्लू, और इसी के जस्ट पहले एक और सिस्टम डेवलप हुआ था जिसका नाम था IBM डीप थॉट। IBM डीप थॉट और IBM डीप ब्लू जो है वो चेस प्लेइंग कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रोग्राम इसमें डाला गया जो कि चेस के बारे में सारी चीज़ें जानता हो और चेस खेलता हो। और गैरी कैस्परोव ने IBM डीप थॉट को तो डिफीट कर दिया, लेकिन 1997 में IBM ने डीप थॉट के अंदर बहुत सारे इनोवेशंस किए, बहुत सारे अपडेशंस किए, और एक नया सिस्टम बनाया जिसका नाम था IBM डीप ब्लू, जिसने कि उस समय के ग्रैंड मास्टर गैरी कैस्परोव को हरा दिया। चेस ग्रैंड मास्टर गैरी कैस्परोव को हरा दिया। दो गैरी कैस्परोव ने बाद में बोला कि इसमें चीटिंग किया गया है, IBM ने चीटिंग किया है डीप ब्लू में, लेकिन फिर भी IBM मेड न्यूज़ विद डीप ब्लू कि विद देयर डेवलप्ड कंप्यूटर डीप ब्लू हैज़ डिफीटेड द चेस ग्रैंड मास्टर गैरी कैस्परोव। लेकिन ये एक मशीन लर्निंग बेस्ड कंप्यूटर था जो कि एक पर्टिकुलर टास्क कर सकता है, या फिर हम ये बोलें कि ये एक नैरो AI बेस्ड प्रोग्राम का एग्जाम्पल है जो कि सिर्फ एक टास्क कर सकता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग AI
या फिर वीक एआई की जब हम बात करते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी है, वीक एआई एक छोटा एआई प्रोग्राम है जो कि एक पर्टिकुलर टास्क करे। नैरो एआई भी वही है, एक छोटा एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए। लेकिन वाइडर एआई या जनरल एआई का मतलब है जनरल पर्पस, सारे की सारे बहुत सारे, जैसे मानव हर एक डायमेंशन में सोच सकता है, खाली चेस ही नहीं खेलता, मानव अलग अलग तरीके पे इंटेलिजेंस लगा सकता है। इसीलिए एक ऐसा प्रोग्राम बनाना जो कि हर तरह से इंटेलिजेंट हो, उसको बोलते हैं जनरल पर्पस एआई प्रोग्राम, जनरल एआई प्रोग्राम। और एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करें, दैट इज नोन एज नैरो एआई। आईबीएम डीप ब्लू भी नैरो एआई का एग्जांपल है, क्योंकि वो चेस के अलावा अगर उसको टिक टॉक टो का गेम भी देंगे तो वो खेल नहीं पाएगा। 1997 के बाद में कुछ और घटनाक्रम घटे, जिसमें 2000 में, सन 2000 में किस्मत करके एक रोबोट बनाया गया। किस्मत रोबोट जो है दैट वाज डेवलप्ड बाय या बिल्ड बाय सिंथिया ब्रिजल। और सिंथिया ब्रिजल ने इस रोबोट को, इसमें क्या खासियत थी, बेसिकली इस रोबोट की खासियत थी कि ये इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता था। ये एक मतलब ह्यूमनॉइड रोबोट था जो कि अलग अलग तरह के फेशियल एक्सप्रेशंस दे सकता था, जो कि इमोशंस को एक्सप्रेस करने के काम आता है। जैसे आप भी जब भी गुस्सा होते हैं तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन अलग होते हैं, खुश होते हैं तो चेहरे के एक्सप्रेशन अलग होते हैं, ठीक है, एंजाइटी में होते हैं तो चेहरे के एक्सप्रेशन अलग अलग होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे चेहरे के एक्सप्रेशन को हमने मिमिक किया इस पर्टिकुलर रोबोट में, जो कि अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशंस देता था, जो कि मानव के इमोशंस को मिमिक करने का काम करते थे। 2004 में एक और रोबोट डेवलप हुआ जिसका नाम था असीमो, और ये रोबोट डेवलप किया था होंडा ने। ये एक पर्सनलाइज्ड ह्यूमनॉइड रोबोट था जो कि एक पर्सन के लिए जो उसको काम कराना है वैसे उससे काम करा सकते हैं, जनरल पर्पस रोबोट है। इसके बाद 2011 में आईबीएम ने एक वॉटसन नामक कंप्यूटर डेवलप किया, कंप्यूटर सिस्टम, जो कि क्वेश्चन आंसरिंग कंप्यूटर सिस्टम था। ये नेचुरल लैंग्वेज में इसको कुछ भी क्वेश्चन पूछो तो वो उधर से जवाब देने के लिए केपेबल था। नेचुरल लैंग्वेज मतलब जिस तरीके से हम बात करते हैं वैसे ही उनसे अगर कुछ भी सवाल पूछा जाए वॉटसन साहब से, आईबीएम वॉटसन से, तो वो उसी लैंग्वेज में वापस आपको जवाब देगा। आईबीएम वॉटसन ने उस समय के एक जियोपार्डी करके गेमिंग कॉमेडी, मतलब एक शो चलता, कॉमेडी तो नहीं बोलेंगे, जियोपार्डी करके एक क्वेश्चन आंसरिंग शो चलता था। उस शो को डिफीट करके दो उस टाइम के लीडिंग चैंपियंस थे, रूटर और केन जेनिंग्स, को डिफीट करके जियोपार्डी नामक शो को वॉटसन कंप्यूटर ने जीता था। इसके बाद में सन 2011 से लेकर के सन 2018 के बीच में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई, जैसे कि 2010 में गूगल ब्रेन टीम स्टैब्लिश हुई जो कि एआई की फील्ड के में काम कर रही है, एआई की फील्ड में बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क कर रही है। सन 2011 में एप्पल आईएनसी ने एक प्रोग्राम डेवलप किया, सीरी, है ना। ये एक चैट असिस्टेंट है, या फिर हम बोले तो ये एक वर्चुअल असिस्टेंट है जो कि एप्पल के फ़ोन में देखने को मिलता है। साथ ही 2014 में अमेज़ॉन ने एलेक्सा नामक वर्चुअल असिस्टेंट डेवलप किया। इसके बाद 2014 में ही माइक्रोसॉफ्ट ने कॉर्टना नामक एक वर्चुअल असिस्टेंट डेवलप किया। इसके बाद 2016 में गूगल ने गूगल असिस्टेंट नामक एक वर्चुअल असिस्टेंट डेवलप किया। 2017 में बिग्सबी करके एक वर्चुअल असिस्टेंट सैमसंग ने डेवलप करके दिया। वर्चुअल असिस्टेंट्स बेसिकली मोबाइल में आपके रहेंगे, और मोबाइल में आप जब भी आप कुछ बात करना चाहें, कंप्यूटर पे कुछ बात करना चाहें, तो आप उसको कमांड दीजिए, सीरी एक्टिव हो जाता है। जैसे आप बोलो है सीरी, सीरी एक्टिव हो जाएगा। और आप बोलो सीरी को, किसी को भी फ़ोन लगाने को कि सीरी कॉल आर्यव्रत इंस्टीट्यूट, तो सीरी आर्यव्रत इंस्टीट्यूट का नंबर खोजेगा, अगर मिल जाएगा तो फ़ोन लगा देगा, ठीक है। तो ये सीरी का काम है कि वो हम वॉइस कमांड उसको देते हैं। सीरी इतना समझदार है, या सीरी इतनी समझदार है ना, जेंडर तो उसमें हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन सीरी इतनी समझदार है कि वो जो भी आपको काम कराना है करके दे सकती है कंप्यूटर से रिलेटेड। कभी कभी सीरी हैंग भी हो जाती है जब उसको कुछ किसी चीज़ के बारे में आंसर नहीं पता हो तो। 2018 में गूगल ऑटो एमएल करके एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया, जो कि एक कस्टम मशीन लर्निंग मॉडल है। कस्टम मशीन लर्निंग मॉडल की मदद से हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इस मशीन लर्निंग मॉडल की मदद से हम कर रहे हैं एआई को डेवलप कर रहे हैं, एआई को यूज़ करके, मतलब कि एआई को का मदद लेकर के हम एआई ही यूज़ करने का या एआई को डेवलप करने का काम कर रहे हैं। मशीन लर्निंग मॉडल बेसिकली ये है। चलिए, इसके बाद में हम आते हैं कुछ मिसलिनियस फैक्ट्स पर। मिसलिनियस फैक्ट्स की अगर हम बात करें एआई की फील्ड में, तो कुछ मिसलिनियस फैक्ट्स मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके रखे हैं। ग्लोबल एआई इंडेक्स पब्लिश होता है। इस ग्लोबल एआई इंडेक्स की में अगर इंडिया की हम रैंक की बात करें तो 20th रैंक है, और यूएसए की रैंक की अगर हम बात करें तो 1st रैंक है। ऐसे ही एआई रेडिनेस इंडेक्स है, जिसके अंदर इंडिया की रैंक है 19th, और फर्स्ट इस इंडेक्स में है सिंगापुर। सिंगापुर के पहले की अगर हम बात करें तो देन वी हैव परसेप्ट्रॉन करके एक बुक है। परसेप्ट्रॉन बुक जो है वो लिखी हुई है मार्विन मिन्स्की और सैमुअल पेपर्ट के द्वारा।
एक और फैक्ट यहाँ पर है, ह्यूमनॉइड रोबोट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सिलिको सेपियंस। फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है वर्ल्ड की मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी के नाम पर। कहाँ पर? ये अबू धाबी में बनेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ठीक है, इसके बाद माइंडस्टॉर्म, नॉलेज मशीन और द चिल्ड्रन मशीन करके कुछ किताबें हैं जो कि सैमुअल पेपर्ट ने लिखी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दे के रखी हैं एआई की फील्ड की कुछ, जैसे कि लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है दैट वाज डेवलप्ड, लिस्ट प्रोसेसिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय जॉन मैकार्थी। इसके बाद प्रोलॉग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म है लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विच वाज डेवलप्ड बाय एलन कॉमलर एंड रॉबर्ट कोलवास्की। इसके बाद पाइथन करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एआई की फील्ड में यूज़ होती है, डेवलप्ड बाय ग्योडो वन रोजम। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एआई की फील्ड में यूज़ होती है, जिसको डेवलप करने का श्रेय जाता है जेम्स गॉसलिंग को। तो ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी और कुछ मिसलिनियस फैक्ट्स थे इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल विद दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं आर्यव्रत ICS फेसबुक, आर्यव्रत ICS इंस्टाग्राम, आर्यव्रत ICS यूट्यूब पर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंडिया एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, कि इंडिया के अंदर क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में हो रहा है। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी ऑनलाइन। थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द लेक्चर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स।